पिछली वीडियो में हम लोगों ने थर्ड तक कर लिया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हमारे इंडिया में क्या चेंजेस आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में। तो पहला ऑप्शन है हमारा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज टू एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज वेल एज द ब्रिटिश क्राउन वॉज नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो काम करेगा आगे चल के, मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद में, बट कैसा नॉमिनल हेड होगा, वो पर्टिकुलर एक हेड नहीं होगा, बट उसको नॉमिनल हेड में हम लोगों ने रखा हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, द ब्रिटिश क्राउन वॉज नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाएगा तो ब्रिटिश क्राउन की तो कोई जरूरत नहीं, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच इज नॉट करेक्ट। इसमें हमको ये बताना है हमारा 1935 का जो एक्ट था उसमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर वुमेन, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, इट एबॉलिश बाइकैमरलिज्म इन द प्रोविंसेस। अब इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसके क्या फंक्शन थे, इसके क्या फीचर्स थे, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। तो देखो, हमारा जो 1935 का एक्ट था, 1935 के एक्ट में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। यहीं पे मैं आपको समझा दूंगी जितने फीचर्स हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो छोड़ पाओ 1935 से, ठीक है। तो एक था हमारा FPSC, JPSC, PPSC। ये हमारी 3 सर्विस कमीशन थी। जो पहली थी हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये थी हमारी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। वहीं हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है हमारा फेडरल कोड। फेडरल कोड स्टैब्लिश हुई थी किसमें, 1935 वाले एक्ट में, ठीक है। RBI किसने स्टैब्लिश की थी, 1935 वाले एक्ट में RBI स्टैब्लिश हुई थी। फिर है हमारी नेक्स्ट चीज जो है हमारी डायरकी बाइकैमरलिज्म, ठीक है। अब जो हमारे डायरकी थी उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, हमारे जो सब्जेक्ट्स थे उनके 2 पार्ट थे। 2 पार्ट कौन कौन से थे, एक थी हमारी ट्रांसफर लिस्ट, एक थी हमारी रिजर्व लिस्ट। वही हमारी जो डायरकी थी ये हमारी प्रोविंस में बंद करके, मतलब प्रोविंस में खत्म करके हमारी सेंटर पे स्टार्ट कर दी गई थी। वही जो हमारा बाइकैमरलिज्म था, बाइकैमरलिज्म हमारा सेंटर पे स्टार्ट लागू तो था ही, वही हमारा प्रोविंस में भी स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट चीज आती है हमारी जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे ये जो थे पहले किसके लिए था, ये पहले सिर्फ था हमारे मुस्लिम लोगों के लिए, वुमेन के लिए। फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो ये SC के लिए भी हो गया और हमारा ये लेबर लोगों के लिए भी होता चला गया। वही जो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा सब्जेक्ट थे वो 2 लिस्ट में डिवाइड हुए थे। इसमें जो हमारी जो लिस्ट थी उसमें कौन कौन सी थी, एक थी हमारी फेडरल लिस्ट थी, एक हमारी प्रोविंशियल लिस्ट थी, एक थी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो हमारी फेडरल लिस्ट थी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते थे, उसके अंदर जो आते थे जो सिर्फ सेंटर के अंदर रहेंगे, ठीक है। वही जो हमारी प्रोविंशियल लिस्ट थी, मतलब जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कंट्रोल किसके अंडर होंगे, प्रोविंस के अंडर होंगे। जो हमारी कंकरेंट लिस्ट थी वो हमारी किसके अंदर, जो सेंटर और किसके, प्रोविंस दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें रहेंगी। तो ये हमारी 3 टाइप की लिस्ट थी। वही जो हमारी नेक्स्ट चीज़ थी जो हमारी ऑर्डिनरी पावर थी, मतलब कि रेसिडरी जो पावर थी हमारी वो किसके अंडर रहेगी, वो रहेगी हमारी वाइस रॉय के अंडर। वाइस रॉय जो था उसके अंडर हमारी रेसिडरी पावर पूरी की पूरी रेस्ट करेगी। वहीं देखा जाता है कि हमारा जो डायरकी के बारे में जो मैंने बताया था ये हमारी प्रोविंस में खत्म कर दी गई थी और काउंसिल में स्टार्ट कर दी गई थी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। FPSC हो गई, JPSC हो गई, ये हो गई हमारी 3। हमारी RBI के बारे में जाना, फेडरल कोड स्टैब्लिश हुई थी, उसी साथ डायरकी के बारे में जाना हम लोगों ने, बाइकैमरलिज्म के बारे में जाना, सब्जेक्ट्स के बारे में जाना जो कितने थे, ट्रांसफर थे और एक रिजर्व लिस्ट में थे, ठीक है। उसके साथ ही हम लोगों ने जाना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में जाना, जिसमें कि पहले क्या था, पहले सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, फिर वुमेन के लिए हुआ, फिर हमारा SC के लिए हो गया, फिर हमारा लेबर के लिए हो गया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा जो वाइस रॉय था उसके पास पूरी रेसिडरी पावर थी, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो थे कितनी लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, उससे कॉन्करेंट लिस्ट थी। इनके अंडर भी बताया क्या क्या, मतलब किसके किसके अंडर आती है। ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमको याद करना है अपनी पूरी 1935 के एक्ट के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, इट एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू वुमेन। ये आंसर हमारा हो जाएगा सही। पहले किसके लिए था, मैंने आपको बताया मुस्लिम के लिए था, वुमेन के लिए हुआ, SC ST के लिए हुआ, उसके बाद ये हमारा किसके लिए हो गया, लेबर के लिए हो गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, सही है हमारा, 3 कमीशन बने थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड, ये भी सही है। इट एबॉलिश्ड बाइकैमरलिज्म इन ऑल द प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म को इसने खत्म कर दिया था प्रोविंसेस में, नहीं, प्रोविंसेस में तो था ही पहले से और सेंटर में भी स्टार्ट
हो गया था, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे रिसेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे नेदर कन्फर एनी लीगल राइट नॉर दे आर लीगल रेमेडीज अगेंस्ट देयर वायलेशन। इसका आपने एक चीज देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इससे आप लोग क्या समझते हो? ये आपको डायरेक्ट किसकी तरफ पिन करता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। हमारा जो डीपीएसपी है ना, ये इनका मेन गोल था ताकि वो जो हमारा एक स्टेट है उसको एक वेलफेयर स्टेट की तरीके वो कर पाए। ये इनका मेन गोल था हमारे डीपीएसपी में। ये हमको गाइड करता था, क्या गाइड करता था कि मतलब जो हमारे स्टेट है, मतलब इन द स्टेट इन मेकिंग द लॉज, और जो पॉलिसीज वो फॉर्म करेगा वो किसके लिए हो? जो प्रमोट करे हमारे स्टेट के वेलफेयर के लिए, जो पीपल है उनके वेलफेयर के लिए, और जो मतलब एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी को फॉर्म कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिड्यूटरी पावर। अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा वाइसरॉय के पास रेसिड्यूटरी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन नॉट ऑफ द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब आप ये देखिए 1935 के बारे में जाना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी ऑफ द सेंटर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया फेडरेशन। अगर आप इस पॉइंट को देखते हो, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में बता रहा है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा बाई कैमरलिज्म था वो हमारा पहले सेंटर में तो था ही, उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रोविंस में भी स्टार्ट कर दिया था। बट ये कब किया गया था? हमारा 1990 में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारा 1990 में हुआ था। तो ये कौन सा मतलब इसमें से कौन सा हमारा होगा? वो इनकरेक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर सी। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सही है, 1773 वाले में देखा था। लॉर्ड विलियम पेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इन लोगों ने डायरेक्ट ही पूछ लिया, कौन इनका डायरेक्ट नाम पूछ लिया, बल्कि ये नहीं पूछा कौन से एक्ट में ये हुआ था, वो हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें हमका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पूछा गया था, बट वो किस में ऐड किया गया था? 1935 में ऐड किया गया था। बट 1935 वाला एक्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा बाई कैमरलिज्म था पहले वो सेंटर में था ही, उसके बाद वो प्रोविंस में भी आ गया था। तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये पार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंट्रोड्यूसिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेड बाई। इसके में जो हमारे ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, 1992 का, 1935 वाला एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। तो अब आप इसका ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने डायरेक्ट इन एक्ट्स के बारे में पढ़ा है तो 1909 का जो एक्ट था इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं इसको, जिसका एक मोटिव था कि जो इंडियन जो लोग थे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना किसमें? गवर्नेंस में। तो मतलब इसने पहली बार हमारे जो इलेक्शंस थे इंडिया के लिए वो इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें कि इंडियन मेंबर्स थे वो मेंबर बन सकते थे काउंसिल, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसकी काउंसिल के मेंबर बन सकते थे इंडियन मेंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 वाला। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, 20 से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको उस एक्ट को पता है, एक्ट के फीचर्स के बारे में पता है, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। Which of the following were the features of the Government of India Act of 1935? It provided for the establishment of All India Federation consisted of the provincial and the princely state as units. It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. पहले पढ़ा है, प्रोविंसेस में डायरकी था उसको अबॉलिश कर दिया गया था और हमारे स्टेट सेंटर में स्टार्ट कर दिया गया था। इट प्रोवाइड द फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे, तो बोथ 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव द मोस्ट शॉर्ट लिव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। अब आप ये देखिए 1919 वाला जो एक्ट था ये मोस्टली 16 साल तक का चला था। 1909 तो बहुत ही मुश्किल से 10 साल तक का चला। सबसे ज्यादा 1784 और 1935 वाला जो एक्ट था ये सबसे ज्यादा चले हुए थे। सबसे ज्यादा चला था 1935, जो कि ब्रिटिश जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया इस एक्ट से कुछ फीचर्स हैं अभी तक उसने लिए गए हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1909 वाला जो एक्ट है, जिसमें कि हमारा जो पार्टिसिपेशन था इंडियन का जो बढ़ाया गया था वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था, उसके बाद 6 साल के लिए कुछ उसमें वो चलने लगा था। तो हमारा 1909 वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो पहला ऑप्शन है, द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो लेजिस्लेचर जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था उससे रिप्लेस किया गया था, जिसमें कि उसका मतलब क्या होता है, तो मतलब जो कंसिस्टेंट मतलब काउंसिल होती है जिसमें एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है, जैसे कि हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। वही हमारा सेकंड जो ऑप्शन है तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा जो आता है ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज एम्पावर्ड टू इनेक्ट देयर ओन बजट्स, कि मतलब जो हमारा ये एक्ट था 1919 का एक्ट था वो कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा ग्रांट नहीं करता था जो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे जो प्रोविंसेस हैं उनको, ठीक है, वो उनको एम्पावर नहीं करता था।
ताकि वो अपने खुद के जो बजट्स हैं वो उनको इनेक्ट कर सके इंडिपेंडेंटली। बल्कि ये जो एक्ट था वो हमको इंट्रोड्यूस करता था एक जो सिस्टम था हमारा डायरकी का सिस्टम था, मतलब जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उनको ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में कैटेगरीज में उनको डिवाइड करने का, ना ही उनको कोई अपने खुद के बजट को पेश करने का। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको अभी बताया आरबीआई भी इस्टेब्लिश हुई थी, वहीं हमारी फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट, ऑप्शन बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, विद रेफरेंस टू द पिट्स एक्ट ऑफ 1784 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो हमारी पहली स्टेटमेंट दी गई है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कितना बड़ा वर्ड है ये। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब आप इस पॉइंट को देखिए। अब हमारा जो पहला पॉइंट है इसको आपने जब अपनी लक्ष्मीकांत की बुक को पहली बार खोला होगा, उसमें सबसे पहली लाइन होगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फॉर्म लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। ना ही पिट्स इंडिया एक्ट जो एक्ट था वो हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म नहीं करता था। पहला ऑप्शन वहीं करेक्ट हो जाएगा। इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बल्कि ये हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं हुआ था, किसी और एक्ट में हुआ था। जो हमारा ऑप्शन 3 आता है, इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो ब्रिटिश उसमें क्या करता था, वो उसने स्टैब्लिश किया था जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स में भी रहेगा, मतलब जिसमें कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर दिया था जो कि था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फॉर्म किया था, जो मैनेज करेगा सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को। बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसने क्या कर लिया था, वो कंट्रोल करने लगी थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद रेफरेंस टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एज वेल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको लगी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए काम की है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर प्लीज़। पहली स्टेटमेंट दी गई है, इट एनेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। नेक्स्ट, इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब पहली स्टेटमेंट जो है हमारी, ये हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है उसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, 1909 वाला। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। मतलब ये जो एक्ट था वो अलाउ करता था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको, ताकि उनके पास नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रहे। मतलब बल्कि इसमें से जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे, ना ही वो इलेक्टेड थे। दे आर नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, जिस नंबर ऑप्शन बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाए। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे आज अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 18 क्वेश्चन हो गए हैं। कल हमारा इसका एक और सेट मैं आपके लिए लाऊंगी जिसमें आपके और जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे इस पूरी सीरीज में। तो जिसमें कि हमारा पूरा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कवर हो जाएगा। हम लोग पूरे 1000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग इसके बाद अपना हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन करेंगे। ये आपका यूपी पीसीएस का जो पेपर है, जब तक वो आएगा तब तक आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी। एज वेल एज एसएससी सीजीएल का भी मेरा टारगेट स्टार्ट होने वाला है। कल से मैं आपके लिए पूरी वीडियो अपलोड करूंगी, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो या फिर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट, तो आपके लिए मैं डेली बेस पे टारगेट लेके आऊंगी जिसको आप कवर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।